हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। भारत की भूगोल में जो सीरीज हम पढ़ रहे थे उसका अगला पोर्शन विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। उससे पहले हमने पिछली वीडियो में देख लिया था अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि गुजरात से शुरू होके दिल्ली तक चली जाती थी। तो ये यहाँ पे अगर हम देखें तो ये अरावली पर्वत श्रेणी है, ये जो हमने देखी थी। अरावली पर्वत श्रेणी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। और इस टाइम अगर हम बात करें तो ये बलित पर्वत है और अवशिष्ट पर्वत है। अरावली पर्वत से लगा हुआ बिल्कुल जस्ट अगर हम ये बात करें ये तो एक पठार है इधर की तरफ, और इसको बोलते हैं मेवाड़ का पठार। अगर आप देख पा रहे हो इन सारी चीज़ों को तो ये सब मेवाड़ का पठार है। ये वाला मेवाड़ का पठार अरावली पर्वत से लगा हुआ राजस्थान में मेवाड़ का पठार होता है। आगे बात करें मेवाड़ के पठार से ही लगा हुआ आगे चलता है मालवा का पठार। ऊपर की तरफ अगर हम चलें तो बुंदेलखंड का पठार होता है। ये मालवा का पठार है और मालवा के पठार से ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और इसी से जस्ट लगा हुआ एक विंध्या का पठार है। मालवा के पठार से नीचे अगर हम आएंगे विंध्या का पठार और उसके नीचे आएंगे तो विंध्या पर्वत श्रेणी। विंध्या पर्वत श्रेणी जो है गुजरात से शुरू होती है और सासाराम बिहार तक जाके खत्म होती है। आगे चल के जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी कुछ पार्ट में बढ़ जाती है। ऊपर की तरफ अगर हम बात करें ये पन्ना की पहाड़ियाँ हो जाती हैं, कैमूर की पहाड़ियाँ, सोनपर की पहाड़ियाँ, ये सारी की इस तरह से आगे जाके ये पार्ट में बढ़ जाती है। विंध्याचल पर्वत शुरू होता है, आगे चल के ये खत्म होता है बिहार तक जाके। बीच बीच में ये पठार कहीं कहीं पे पठार हो जाते हैं। मैंने तुम्हें बताया था गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड दो पार्ट में बटा था, और गोंडवाना लैंड का एक पार्ट निकल के जो कि अफ्रीका महाद्वीप वाले पोर्शन से एक पार्ट निकल के आके टकरा जाता है अंगारा लैंड से, जिसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत जब आके टकराया उस चीज से, तो उसने जब टकराया तो इधर की तरफ यहाँ पे वो नीचे की ओर धंस गया, ऊपर की इधर पीछे की तरफ से वो ऊपर को उड़ गया। अगोटा जो है उसका वो नीचे को धंस गया, पिछोटा जो है वो ऊपर को उड़ गया। अब ये जो ऊपर को उठा ये वाला पोर्शन, तो ये यहाँ पे पश्चिमी घाट बनेगा। अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे तो कुछ पार्ट इसके इस तरह से कहीं उठे हैं, कभी कुछ ज्यादा उठ गए हैं, कुछ नीचे को धंस गए हैं, कुछ थोड़े से ऊंचाई में कम उठे हैं। तो जो कम उठे हैं वो पठार बन गए हैं, जो ज्यादा ऊंचाई में उठ गए हैं बलित पर्वत बन गए हैं। विंध्या हो गई, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। हालांकि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है वो एक ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। ये अरावली पर्वत श्रेणी के जस्ट साइड में लगा हुआ ये मेवाड़ का पठार है। इसको हम अगर लिखें तो ये मेवाड़ का पठार है। इसके बारे में हमने कल बात कर ली थी अरावली पर्वत श्रेणी की पिछली वीडियो में। मेवाड़ के पठार से लगा हुआ है मालवा का पठार, मालवा के पठार से नीचे विंध्या का पठार आता है। इन पठार होता है पर्वतों से जिनकी ऊंचाई कम होती है, जो ऊपर से लगभग कुछ फ्लैट होते हैं। पर्वतों की ऊंचाई, पहाड़ों की ऊंचाई कुछ ज्यादा होती है, जिनकी ऊंचाई थोड़ी कम होती है उनको पठार बोलते हैं, कुछ उठा हुआ सा पार्ट। विंध्याचल पठार से नीचे विंध्या पर्वत शुरू हो जाता है, उसके नीचे आती है नर्मदा नदी घाटी और उसके नीचे सतपुड़ा रेंज शुरू हो जाती है। उसके नीचे फिर सतमाला अजंता श्रेणी और फिर हरिश्चंद्र पहाड़ियां नीचे पश्चिमी घाट की तरफ शुरू हो जाती हैं। आगे देखते हैं इन सारी चीजों में इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं, क्या हमने समझना है, कैसे देखना है। तो ये मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, इधर बुंदेलखंड का पठार, यहाँ नीचे की तरफ विंध्या का पठार बिल्कुल एकदम जस्ट लगा हुआ विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। आगे चल के ये कैमूर की पहाड़ियां हैं, उन्हीं के ऊपर भांडेर का पठार है, और आगे चलोगे तो पन्ना रीवा का पठार, ऊपर को चलोगे बुंदेलखंड का, बघेलखंड का और छोटा नागपुर का पठार। ये पठार है। पठार बोले तो थोड़ा सा ऊंचाई में कम, पहाड़ियों के कंपैरिजन में तो पठार होते हैं। अब विंध्याचल पर्वत, ये तो हो गई पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, किस तरह से पठार बने हुए हैं और किस तरह से पर्वत बने हुए हैं। ठीक है, जब ये आके टकराया तो इसका पिछला वाला भाग उठ गया, अगला वाला दब गया। कहाँ कहाँ से कैसे कैसे दबा वो अब हमने देखना है। कुछ पोर्शन इसका यहाँ से उठ गया, उधर की तरफ को दब गया, इधर की तरफ को दब गया, नीचे को दब गया और इधर को, इस तरह से। तो इसको बोलते हैं जल विभाजक भी कहा जाता है। वजह क्या है जल विभाजक होने की? क्योंकि ये वाला पोर्शन इस तरह से उठा हुआ है, इसका ढाल इधर की तरफ को ऊपर चला जाएगा उत्तर में, यानी कि यहाँ से निकलने वाली नदियाँ जो है वो ऊपर से उत्तर से आने वाली नदियों में मिल जाती हैं, गंगा और यमुना नदियों में जाके मिल जाती हैं। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें तो यहीं से फिर इधर को भी आती है, जैसे नर्मदा नदी। इधर से अगर हम बात करें यहीं पे से एक निकलती है नदी, इसको बोलते हैं महानदी। ठीक है, ये इधर को चली जाती है। यहीं से एक नदी निकलती है मैकाल रेंज से, गोदावरी में जाके मिल जाती है, इंद्रावती नदी। यहीं से एक नदी निकलती है और वो इस तरह से ऊपर होती है, गंगा में जाके मिल जाती है, और ये नदी है सोन नदी।
ये सारी बातें अगर आपको दिख रही हो तो देखना जरा, यहाँ से जनापाव की पहाड़ियों से नदी निकलती है एक, और वो जाके यमुना में मिल जाती है और उसका नाम है चंबल नदी। जनापाव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से नदी निकलती है, चंबल की नदी मध्य प्रदेश से राजस्थान होती हुई और उत्तर प्रदेश जाके यमुना में मिल जाती है, वो यमुना की सहायक नदी है। यहाँ से सोन नदी निकलती है और जाके मिल जाती है गंगा में, वो गंगा की सहायक नदी है। यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है, जाके इस अरब सागर में गिर जाती है, और यहाँ से महानदी निकल के बंगाल की खाड़ी में, और इधर से नीचे से इंद्रावती निकल के गोदावरी की सहायक नदी बन जाती है। अगर आप इन सब चीज़ों को देख रहे हो किस तरह से नदियों का विभाजन हो रहा है, ये ऊपर की तरफ चली जाती है। यहीं से एक पार्वती नदी है, पार्वती नदी जो कि चंबल नदी की ही सहायक नदी है, ये इधर को जाके यहाँ से मिल जाती है, पार्वती नदी चंबल नदी में मिल जाती है। बेतवा नदी, केन नदी यहीं से निकलती है इन्हीं पठारों से, और बेतवा और केन नदी जाके मिल जाती है यमुना नदी में, ऊपर की तरफ को यहाँ से चली जाती है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखें तो यहाँ से नदियाँ जो बहती हैं, नदियाँ ढाल पे बहती हैं। यहाँ से तुम्हें ढाल का पता लग जाता है किधर की तरफ को ढाल। अगर हम बात करें तो ढाल ऊपर को है, दक्षिण की उत्तर की तरफ को, यहाँ से इधर को। इधर से बात करें तो सोन नदी का बताती है कि ढाल इधर की तरफ को है, महानदी बता रही है कि ढाल इधर की तरफ को, नर्मदा बता रही है ढाल इधर की तरफ को है, और इंद्रावती बता रही ढाल नीचे की तरफ को है। तो ये वाला पोर्शन जो पूरा कहा जाता है, इसको बोलते हैं जल विभाजक। यहाँ से जल बढ़ जाता है, ऊपर से और से आने वाली नदियां फिर गंगा और यमुना नदी आके फिर इधर जाके गिर जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। इससे रिलेटेड और बातें क्या जो हमने समझनी है, ये हमारी विंध्या रेंज हो गई। यही विंध्या रेंज आगे चल के कैमूर बहुत 3-4 पार्ट में बढ़ जाती है, और ये ऊपर पन्ना रेंज हो गई, कैमूर की पहाड़ियाँ हो गई, सोनपर हो गई, ये हमारी आगे चल के पार्ट में बढ़ जाती हैं। तो इससे बारे में हम बात कर लेते हैं। विंध्याचल पर्वत के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तो हमने स्ट्रक्चर समझ ली। पुराना पर्वत है, बहुत ही ज़्यादा पुराना, अरावली के से थोड़ा सा बाद का। घर्षित मोड़दार यानी कि बलित पर्वत है। घर्षित बोले तो अवशिष्ट पर्वत अब बचा हुआ है, पहले बहुत कभी ऊंचा हुआ करता था, अब धीरे धीरे करके वो घर्षित मोड़दार बलित पर्वत है। बलित पर्वत का उदाहरण कौन कौन से हो गए, अरावली पर्वत हो गए, और ये हो गया विंध्या पर्वत हो गया, और हम अभी हिमालय पढ़ के आ रहे थे पीछे की तरफ, वीडियो में जाके देख लेना, वहाँ पे भी हमने बलित पर्वत पढ़ा था। गुजरात के जोवाड़ से बिहार सासाराम तक इस फैला हुआ है, आगे चल के वो पार्ट में बढ़ जाता है, पन्ना, कैमूर और सोनपर की पहाड़ियां इस तरह से और पार्ट में बढ़ जाता है। औसत लंबाई की बात करें तो 1200 किलोमीटर के लगभग इसकी लंबाई है, जो कि गुजरात के जोवाड़ से बिहार सासाराम, ये आगे चल के बिहार, यहाँ पे बिहार सासाराम में जाके ये खत्म होता है। लंबाई की बात करें तो 1200 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी लगभग 450 से 600, या कहीं कहीं लिखा होता है 400 से 650 मीटर के लगभग होती है। सर्वोच्च शिखर जो है इस वाली श्रेणी पे अगर हम बात करें तो सर्वोच्च शिखर जो है ये मध्य प्रदेश में यहीं पे है, और ये गुडविल पीक इसको बोलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है विंध्याचल पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो इसको बोलेंगे हम गुडविल पीक, यानी कि सद्भावना पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 775 मीटर इसकी ऊंचाई है। जल विभाजक कहा जाता है। सवाल ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन सी पर्वत श्रेणी को या कौन से पर्वत को जल विभाजक कहा जाता है, तो आंसर होगा हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी को जल विभाजक भी कहा जाता है। ऐसे सवाल बन जाएगा, एक एक बात पे ध्यान देना। तो जल विभाजक किसको कहा जाएगा, विंध्याचल पर्वत को। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर हम बात करें तो गुडविल हो गई, सद्भावना पर्वत हो गया, 775 मीटर के लगभग, 72 भी कहीं लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ बिल्कुल है नहीं कि 200, 772, 773, 75, जहां जितना भी लिखा हुआ है इतना मान के हम चलेंगे। ये विंध्याचल पर्वत हो गई। आगे कैमूर की पहाड़ियाँ हो गई, यहाँ से नदियाँ निकलेंगी, ठीक है, और अभी हम आगे जब नदियाँ पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। कैमूर की पहाड़ियों से बेतवा और केन नदी हो गई, केन नदी यहाँ से निकलेगी कैमूर की पहाड़ियों से। तो बस तुम्हें ध्यान क्या रखना है, कौन सी पहाड़ी कहाँ है। विंध्या का अगला वाला पोर्शन कैमूर, ऊपर की तरफ पन्ना और नीचे की तरफ ये सोनपर आदि, ये सोनपर पर्वत श्रेणी है, ये जो लिखी हुई मैंने सोनपर पर्वत श्रेणी है। उसके नीचे अगर आए तो हम यही अमरकंटक, यानी कि अमरकंटक कहाँ है ये भी हम बात कर लेते हैं। अमरकंटक मैकाल रेंज पे है। मैकाल रेंज किसकी रेंज है, मैकाल रेंज सतपुड़ा रेंज की है। सतपुड़ा रेंज मध्य प्रदेश में शुरू होता है, मध्य प्रदेश से आगे चल के थोड़ा सा इसको मैंने इस तरह से आप बना सकते हो, ये
ठीक है, और थोड़ा सा नीचे चल के तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश से शुरू होता है, आगे चलता है छत्तीसगढ़ तक चला जाता है। ब्लॉक पर्वत है, सतपुड़ा जो पर्वत है वो ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत क्या होता है, आसपास की जमीन को धंस जाना, या आसपास की जमीन नीचे जब धंस जाएगी तो वो वाला पोर्शन ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो वो ब्लॉक पर्वत होता है। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण बहुत बार सवाल पूछा गया, निम्न में से कौन सा पर्वत ब्लॉक पर्वत है, तो सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और ये पश्चिमी घाट जो है ये भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। आगे बात करेंगे, ध्यान से सुनते रहना। ब्लॉक पर्वत का उदाहरण हो गया। पश्चिम में इसको राजपीपला के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये जो पहाड़ियां हैं ये वाली, ये राजपीपला के नाम से, आगे चल के ये महादेव पहाड़ियां कहलाई जाती है मध्य प्रदेश में ही, और उसके आगे चल के मैकाल पर्वत श्रेणी कहलाई जाती है छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन में। इन्हीं पे ये एक बहुत ऊंची सी चोटी है अमरकंटक। अगर हम बात करें इसमें तो अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं। एक नर्मदा नदी, बहुत बार ये सवाल पूछा गया, नर्मदा नदी इसी घाटी में, ये एक भ्रंश घाटी है, सतपुड़ा और विंध्या के बीच में एक भ्रंश घाटी है, और उसी घाटी में नर्मदा नदी बहती है। और नर्मदा नदी इधर की तरफ आने वाली, यानी कि अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी होगी, नर्मदा नदी। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, ये बहुत बार सवाल पूछा गया, तो नर्मदा नदी एक भ्रंश घाटी में बहने वाली है। इसकी अगर हम बात करें तो ये भ्रंश घाटी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये जो है ये भ्रंश घाटी हो गई। तो नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की तीसरी बड़ी नदी है, पहली गोदावरी, फिर दूसरे नंबर पे कृष्णा आती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, ठीक है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है, इधर की तरफ हमें सब पता ही है, बंगाल की खाड़ी है, सॉरी अरब सागर है, और ये खंबात की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी है, ये खंबात की खाड़ी में गिरती है, या फिर बोलेंगे अरब सागर में गिरती है। आगे चले हम तो विंध्या और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बह रही है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, सतपुड़ा वाली रेंज आगे चल के मैकाल रेंज कहलाती है। मैकाल रेंज में अमरकंटक है, वहां से निकलती है, भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहते हुए किधर की तरफ आ जाती है, अरब सागर की तरफ, इधर अरब सागर है। और भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे बड़ी नदी जो अरब सागर में गिरती है, नर्मदा नदी है। क्लियर हो गई नर्मदा नदी से रिलेटेड सारे सवाल। यहीं पे अगर हम आगे चले तो इसी अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, सोन नदी, और वो आगे चल के कहाँ जाके मिल जाती है, ये आगे चल के मिलती है गंगा में, ये गंगा की सहायक नदी है। यही अमरकंटक से एक और नदी निकलती है, महानदी, और वो उड़ीसा होते हुए, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा होते हुए, और ये जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। इसी मैकाल रेंज में नीचे की तरफ से इंद्रावती एक नदी निकलती है, नीचे की तरफ से, और वो जाके मिल जाती है गोदावरी में। गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती हो गई। ये बात इतनी समझ में आ गई होगी। नर्मदा नदी से रिलेटेड अमरकंटक से 3 नदियां निकल रही हैं, मैकाल रेंज से 4 नदियां निकल रही हैं, इंद्रावती और भी बहुत छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। नीचे अगर हम बात करें सतपुड़ा को तो राजपीपला पश्चिम में बोलते हैं। पश्चिम से अगर हम पूरब की ओर चलें तो राजपीपला, और उसके बाद महादेव की पहाड़ियां, और उसके आगे फिर तीसरे नंबर पे मैकाल रेंज आती है। अब बात करते हैं महादेव। चलो सबसे पहले तो सवाल कैसे बनेगा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है पश्चिम में किस नाम से जानी जाती है, तो राजपीपला की पहाड़ियों के नाम से। उसके बाद मध्य प्रदेश में ही ये और दूसरे नाम से जानी जाती है महादेव पहाड़ियां, और उसके आगे फिर मैकाल रेंज। मैकाल रेंज में अमरकंटक 3 नदियां निकलती है, नर्मदा, सोन और महानदी, और मैकाल रेंज से ही एक और नदी निकलती है, और वो मैंने वहां पे लिख दिया इंद्रावती। इंद्रावती नदी निकलती है। महादेव में अगर हम बात करें सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो महादेव में ही है पंचमढ़ी धूपगढ़ चोटी। ये आपका होशंगाबाद एमपी में, होशंगाबाद एमपी में एक जिला है, और वहीं पे एक जगह है पंचमढ़ी, और पंचमढ़ी जगह पे ही सबसे ऊंची चोटी इस वाली महादेव पहाड़ी पे धूपगढ़ चोटी। धूपगढ़ चोटी 1352 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। 1350 भी कहीं लिखी हुई है, 1352 भी आप देख सकते हैं, आसपास में ही है यहीं पे। तो महादेव पहाड़ियां पे ही है सबसे ऊंची। अगर हम बात करें पंचमढ़ी में धूपगढ़ चोटी, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा धूपगढ़ चोटी कौन सी पर्वत श्रेणी पे है, तो सतपुड़ा पे है। सतपुड़ा में भी कहां पे है, ये महादेव वाली श्रेणी पे है। महादेव में भी कहां है, ये आप होशंगाबाद जिला है, और होशंगाबाद जिले में भी जगह है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी जगह है और वहीं पे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी। होशंगाबाद जिला है, कहाँ का, एमपी का। महादेव पर्वत श्रेणी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, और सतपुड़ा श्रेणी का बीच वाला पार्ट है जो कि एमपी में है। इतनी बात समझ में आ गई है। मैकाल रेंज से अमरकंटक से 3 नदियां निकल रही है, मैकाल रेंज से एक और नदी इंद्रावती, इंद्रावती सहायक नदी हो जाती है।
गोदावरी की। उसके नीचे फिर सतमाला पर्वत श्रेणी चलती है, अजंता और हरिश्चंद्र पर्वतमाला चलेगी अब पश्चिमी घाट की। हरिश्चंद्र के बाद बाबा बुदन पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद नीचे चलेंगे नीलगिरी की पहाड़ियाँ, कार्डमम हिल चलेंगे नीचे की तरफ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, फिर नीचे की तरफ कार्डमम हिल। इतनी बात समझ में आ गई। तो पश्चिमी घाट को तो हम अगले वाले पोर्शन में देखेंगे, अभी फिलहाल आगे देखते हैं। इसके नीचे फिर दक्कन का पठार शुरू हो जाता है। इसको मैं अगर देखूँ, यही वाली बात जो मैंने तुम्हें यहाँ तक बताई है, इसको अगर हम इधर की तरफ से खड़े होकर देखें ऐसे करके, तो हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मालवा का पठार, ये मालवा के पठार से आगे फिर विंध्या का पठार ये आ गया, विंध्या के पठार से आगे फिर विंध्या पर्वत आ गया। ठीक है, ये पर्वत है, विंध्या पर्वत आ गया। इस तरह से देखना जरा, अभी बात थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मालवा का पठार, मालवा के पठार से आगे विंध्या। ठीक है, उत्तर से यानी कि ऊपर से देख रहे हैं हम नीचे को, यानी कि यहाँ साइड में खड़े होकर इधर से नीचे की ओर देख रहे हैं। मालवा, विंध्या का पठार के बाद आगे विंध्या पर्वत, और विंध्या पर्वत के बाद फिर शुरू होती है नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी भ्रंश घाटी में बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा। उसके बाद फिर सतपुड़ा, सतपुड़ा एक ब्लॉक माउंटेन है। उसके आगे फिर तापी नदी घाटी आती है। तापी नदी पे आगे चल के अभी यहीं पे नर्मदा पे सरदार सरोवर बांध भी मिलेगा, इंदिरा सागर बांध मिलेगा यहीं पे, और तापी नदी पे फिर उकाई परियोजना है, काकरापार परियोजना है, आगे चल के वो अभी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो तापी नदी है, उसके आगे फिर सतमाला पर्वत श्रेणी चलेगी, और उसके आगे फिर शुरू हो जाता है दक्कन का पठार, और साइड में इधर को चलता रहता है क्या, पश्चिमी घाट, इधर की तरफ पूर्वी घाट। ये है पूरी स्ट्रक्चर। बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है। एक बार बस देख लेना सारी चीज़ें कौन सी कहाँ हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से जो लेखपाल वीडियो का आप देने वाले हो, या आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी वनडे एग्जाम है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण निम्न में से कौन है, तो अब हो जाएगा सतपुड़ा। ठीक है, सवाल ऐसा पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सी भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी है, नर्मदा नदी है। ठीक है, तो ये सारी बातें जितनी भी मैंने बताई हैं, ये सब अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाती हैं। तो वीडियो को बार बार देखना और लिखना, एक एक चीज को नोट कर लेना। 5-10 मिनट की वीडियो को आप जरूर देखना, इसको अब कंप्लीट आखिर तक देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भैया, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इसको देखना जरा तुमने किया कि नहीं किया, अभी सब्सक्राइब कर लिया ना, चलो फिर ठीक है। थैंक्स for watching and keep learning.